हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और ये हमारा जीके का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें अगेन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो जानते रहिएगा, कार्बनिक यौगिक में जो हमेशा जो चीज़ मौजूद रहती है वो होती है कार्बन, और कार्बन दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। फिर देखिए आ जाएंगे सेकंड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो जानते रहिएगा, जो ग्रेनाइट होता है ये उदाहरण होता है अग्नेय चट्टानों का, और अग्नेय चट्टान दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ग्रेनाइट होता है ये उदाहरण है अग्नेय चट्टानों का, जो अग्नेय चट्टान होती है इसी ग्रेनाइट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचकार्ड को भी कहा जाता है। तो पंचकार्ड को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिएगा, पंचकार्ड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है होलेरीथ कार्ड। होलेरीथ कार्ड देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पंचकार्ड को हम जो कहते हैं हम होलेरीथ कार्ड भी कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो जानते रहिएगा, जिस क्रांतिकारी ने खुद से अपने आप को ही मौत के गले लगा लिया था वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से ही मौत को गले लगा लिया था, जिन्होंने अपने आप को, आपको पता है आपने हिस्ट्री में देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने लास्ट में जब लास्ट गोली बची थी उन्होंने खुद को शूट कर लिया था, तो उन्होंने खुद को ही मौत को गले लगा लिया था खुद से ही, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से किसका योगदान देखिए कह रहे हैं इनमें से किसके योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो एडवर्ड जेनर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने टीका का आविष्कार किया था, बिजली द्वारा प्राणदंड देने का आविष्कार किया था कोई किसी चीज़ का, या डायलिसिस का इन्होंने आविष्कार किया था, या ओपन हार्ट सर्जरी का इन्होंने आविष्कार किया था। तो जानते रहिए एडवर्ड जेनर जिसलिए ये प्रसिद्ध हैं, जिसलिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं टीके के लिए। जानते रहिए इन्होंने टीके का इन्होंने खोज की थी, और किसके टीके की खोज की थी जानते रहिए इन्होंने चेचक। तो जानते रहिएगा इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, ये जानते रहिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, और इसीलिए इनको याद किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 6 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो जानते रहिएगा, जिस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था वो थे राजेंद्र चोल, और राजेंद्र चोल दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वो भारतीय राजा जिसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का यूज़ किया था वो कौन थे, राजेंद्र चोल। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि नौसैनिक जो है शक्ति का यूज़ किन्होंने किया था, राजेंद्र चोल ने। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 7 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन या स्थल अवरुद्ध देश है। तो कौन सा वो देश है जो बंदरगाह विहीन है, बंदरगाह विहीन कौन सा वो देश है। तो जानते रहिएगा, वह देश जो बंदरगाह विहीन स्थल अवरुद्ध जो देश है वो है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कजाकिस्तान जो है ये बंदरगाह विहीन स्थल अवरुद्ध देश है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 8 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो जानते रहिएगा, मधुबनी जो चित्रकला जो शैली है ये याद रखिएगा, ये संबंधित है आपका बिहार से, और बिहार देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मधुबनी जो कला शैली है, मधुबनी कला शैली जो है ये मुख्यतः जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य कौन है, बिहार है, और बिहार ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो जानते रहिए दुनिया का गैर ध्रुवीय रेगिस्तान जो है वो है
सहारा डिजर्ट, सहारा, तो सहारा दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी जो रेगिस्तान है उसे हम क्या कहते हैं, सहारा के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान या सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है विश्व का, तो वो है सहारा डिजर्ट। और इसको ऐसे भी आ सकता था क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा गैर ध्रुवी रेगिस्तान कौन सा है, तो वो भी हमारा आंसर क्या है, सहारा डिजर्ट या सहारा रेगिस्तान है। फिर देखिए आ जाते हैं 10th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो जानते रहिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1949 में। और 1949 देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। अच्छा, आप अगर कुछ और पॉइंट की अगर बात करें, अगर जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जानते रहिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अप्रैल को। कब हुई थी इसकी जो हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल और 1935 में। तो इसकी स्थापना, स्थापना जो हुई थी ये कब थी, इसको हम बोलेंगे स्थापना। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 का। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को। तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था इसका, इसका हुआ था आपका राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था इसका कब हुआ था, आपका हुआ था ये 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। अब देखिएगा हाँ, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछ ले कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो हो सकता है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का पूछा गया है तो हो सकता है एसबीआई का पूछ ले। तो जानते रहिएगा अगर आता है कि एसबीआई, अगर आ गया कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, अगर पूछ ले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो याद रखिएगा एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ है आपका 1955 में। 1955 में हुआ है एसबीआई का जानते रहिएगा राष्ट्रीयकरण, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये किया गया 1 जनवरी 1949 को। अगर ये क्वेश्चन आता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1 अप्रैल 1935 को। अगर यही पूछ लेता कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था आपका 1955 में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं अपना 11 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि टमाटर क्या है। तो टमाटर को किस कैटेगरी में हम रखेंगे, तो जानते रहिएगा टमाटर जो होता है, जैसे हम जानते हैं टमाटर एक सब्जी हम बोलते हैं जनरली इसको, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सब्जी बोलेंगे, फल बोलेंगे, फली बोलेंगे या खाद्य तना बोलेंगे। तो जानते रहिएगा टमाटर जो होता है ये एक फल की कैटेगरी में आता है। और फल देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा टमाटर क्या होता है, एक फल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ये आता कि टमाटर में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल रंग का होता है, तो उसमें लाल रंग जो होता है, लाल रंग का कारण क्या है, तो जानते रहिएगा लाल रंग का कारण अगर पूछता है तो लाल रंग का जो कारण होता है वो होता है इसमें मौजूद आपका जो होता है लाइकोपीन। तो जानते रहिएगा लाइकोपीन जो होता है इसका कारण होता है। तो टमाटर लाल क्यों दिखता है, उसके लाल होने का कारण क्या होता है, क्यों, क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं 12th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो जानते रहिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, टिड्डियों के हमले ऑप्शन बी में है, तूफान ऑप्शन सी में है, चंद्रग्रहण ऑप्शन डी में है, ज्वालामुखी विस्फोट। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो याद रखिएगा प्राकृतिक घटनाओं में वो घटना जो भूकंप का कारण बनती है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी विस्फोट देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आया, देखिए डी में है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। इसका ना जो डीटीपी है इसमें पी का मतलब क्या होता है, तो जानते रहिए डीटीपी जो है इसमें जानते रहिएगा, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है पार्टूसिस। ये जो आता है डीपीटी में जो आता है जानते रहिए जो पी होता है ये प्रदर्शित करता है पार्टूसिस को, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हाँ, अगर यही पूछ लें कि डीपीटी में डी किसको, डी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पी पूछा गया है तो डी भी पूछा जा सकता है, टी भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आइए जान लेते हैं।
हाँ, तो आप जैसा आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ डी का जो मतलब होता है वो होता है डिप्थीरिया, और पी का मतलब होता है पार्टूसिस, और टी का मतलब होता है टिटनिस, और ये तीनों मिलकर तो बनते हैं क्या, डीपीटी। ये याद रखिएगा, तीनों का देखिए यहाँ मतलब आ गया डीपीटी। यहाँ जैसे पी पूछा था तो डी भी पूछा जा सकता है, टी भी पूछा जा सकता है। अगर डीपीटी में डी पूछता है तो डिप्थीरिया आपको याद रखना है, पी पूछता है तो पार्टूसिस जो कि क्वेश्चन में भी कह रहा है, और टी पूछता है टी से टिटनिस होता है, ये याद रखिएगा आप। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी इंसान का जो वजन है वो 38 किलो है, कहाँ पर, पृथ्वी पर, तो बुध ग्रह पर उसका जो वेट होगा, याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपका 14.3 किलोग्राम। और 14.3 किलोग्राम देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो जानते रहिएगा, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में जो विभाजित कर सकता है वो है अपवर्तन। और अपवर्तन देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित जो कर सकता है उसी को हम बोलते हैं क्या, अपवर्तन। और अपवर्तन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 16 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो देखिए चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तो जानते रहिएगा चंद्रशेखर जो सीमा है ये लागू होती है सितारों पर। और सितारा देखिए है सितारा या तारों पर, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा चंद्रशेखर जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था दूरी नापने के लिए। तो जो ग्रह या तारे जो होते उसका डिस्टेंस नापने के लिए जो उन्होंने खोज की थी, इसीलिए उस थ्योरी का नाम ही यहाँ पे जो था, उस नियम का नाम ही रख दिया गया चंद्रशेखर सीमा। और इससे क्या नापा जाता है, तारों की दूरी या इससे रिलेटेड चीज़ों को नापी जाती है। इसलिए चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे, धरती से मत सोच लीजिएगा कि किसी चीज़ से संबंधित है। ये जो है आसमान की जो दूरियां होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सितारों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 17 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसमें 4 नाम दिए गए, इनमें से कोई एक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन बी में है नील्स बोह, और ऑप्शन सी में है सिगमंड फ्रायड, और ऑप्शन डी में है आइजैक न्यूटन। तो जानते रहिएगा इन चारों में जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक था आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये इन्होंने 2 उसके बताए थे। एक जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने जो दिया था, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक आपका क्या था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और एक जो आपका था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। बस यही 2 उन्होंने दिया था, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे मनोविज्ञान में। फिर देखिए आ जाते हैं अपने 18 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीमर क्या है। तो लीमर क्या है, तो जानते रहिएगा लीमर जो है ना, ये जानते रहिएगा ये मेगागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है, इतना याद रखिएगा। जो लीमर है, लीमर कोई ये मत सोचिएगा कोई इंसान के अंदर का कोई ये मान लीजिएगा कोई बीमारी है या फिर कोई अंग का नाम है। ये क्या है, ये मेगागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, उसका नाम है क्या, लीमर, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 19 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो जानते रहिएगा इनमें जैसे ऑप्शन देखिए दिया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टन। तो जानते रहिएगा ये पूछ रहा है कि किसमें सकारात्मक आवेश होता है। तो सकारात्मक जिसमें पाया जाता है वो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते रहिएगा कुछ और चीज़ जान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आता है न्यूट्रॉन। अगर कहें न्यूट्रॉन में क्या पाया जाता है, तो जानते रहिए न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है ना। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जानते रहिएगा आपका माइनस होता है, इसमें जो होता है माइनस ये पाया जाता है, और जो प्रोटॉन होता है इसमें प्लस पाया जाता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि सकारात्मक किसमें पाया जाता है, तो सकारात्मक जो पाया जाता है वो प्रोटॉन में पाया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही होता सकारात्मक के बजाय पूछता कि नकारात्मक किस में पाया जाता है, तो नकारात्मक जो पाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन में, याद रखिएगा। और ये होता कि कौन सा
कौन सा वो कण है जिसमें न तो आपका सकारात्मक और न तो नकारात्मक ही पाया जाता, जो चीज़ दोनों में जो चीज़ नहीं पाई जाती वो कौन हो जाता, फिर हमारा न्यूट्रॉन हो जाता। फिर देखिए आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लास्ट सपर किसने किसने चित्रित किया था। तो लास्ट सपर नामक जो पेंटिंग थी इसको किसने चित्रित किया था। तो जानते रहिएगा लास्ट सपर जो चित्र जो बनाया गया था, जो चित्रित किया गया था, ये किया गया था लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। और देखिए लियोनार्डो दा विंसी आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो गया। जानते रहिएगा बहुत ही प्रसिद्ध ये पेंटर थे। इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक मोनालिसा की एक पेंटिंग कई बार पूछ लेता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को किसने बनाया था, तो वो भी इन्होंने ही बनाया था, कौन थे, लियोनार्डो दा विंची। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है। तो जानते रहिएगा ज्यामिति के जनक जिसको माना जाता है वो हैं यूक्लिड। और यूक्लिड देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यूक्लिड जो है इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो वर्तमान में दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है जानते रहिएगा वो है आपका बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो ए नंबर हम राइट आंसर कर देंगे। जानते रहिएगा बुर्ज खलीफा जो है ये सऊदी अरब में है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में मानी जाती है, सबसे ऊंची इमारत इसे माना जाता है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। इसका मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो अक्षर के रूप में चित्रों का ज़्यादातर प्रयोग करती है। तो जानते रहिएगा वह भाषा जो चित्राक्षरों का प्रयोग करती है वो भाषा है आपकी जापानी भाषा। और जापानी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जापानी जो भाषा है वो चित्राक्षरों का उपयोग करती है। चित्राक्षरों का मतलब होता है जो चित्र के माध्यम से जो मैक्सिमम प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृति शब्दकोश कौन सा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश कौन सा है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो हमारा सही आंसर है वो है अमरकोश। और अमरकोश देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृति शब्दकोश के रूप में जानी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा और कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं। इसको लिखा गया था अमर सिंह द्वारा। जानते रहे अमर सिंह जी ने इसको लिखा था। और अगर ये कहें कि ये अमर सिंह हैं कौन, कौन थे ये, तो जानते रहिएगा ये जो थे अमर सिंह जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। तो आपको याद रखना है कि पहला क्वेश्चन इससे यहाँ बन रहा है कि प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है कौन जाना जाता है, तो वो है अमरकोश। अगर क्वेश्चन आता है अमरकोश के लेखक कौन है, तो वो है अमर सिंह द्वारा लिखा गया। अब अगर ये आता है कि अमर सिंह कौन थे, तो अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। तो ये आपको देखिए एक ही क्वेश्चन में यहाँ तीन क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेना है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। तो जानते रहिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में जिसके द्वारा की गई थी 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम द्वारा। 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों पद्धति की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी 1919 में। और किसके समय हुई थी, मार्लो मिंटो अधिनियम के समय में। ये जानते रहिए ये अधिनियम लाया गया था मार्लो मिंटो के द्वारा, तो 1919 में, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोपुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो जानते रहिए कि जो टोपुप दर्रा है ये भारत को जिस देश के साथ जोड़ने वाला है ये है म्यांमार। और म्यांमार देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टोपुप दर्रा जो है भारत को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जानते रहिएगा, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम जो बंदरगाह, रासायनिक जो बंदरगाह जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है दाहेज में। और दाहेज देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रासायनिक उत्पादन के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह जो स्थापित किया जा रहा है वो दाहेज में स्थापित किया जा रहा है। फिर देखिए आ जाएंगे 28 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका मतलब जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? उसको मुस्लिम जो ये स्थापना जो की गई थी उस समय इसको जब बनाया जा रहा था तो कौन सी बात इसके लिए सोची नहीं गई थी? देखिए ऑप्शन ए में आया है द्विराष्ट्र का सिद्धांत उस समय नहीं सोचा गया था, या भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं सोचा गया था, या फिर पाकिस्तान की मांग नहीं सोची गई थी, या उपयुक्त सभी, ये सारी बातें नहीं सोची गई थी। तो जानते रहिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी उस समय इसके उद्देश्यों में ये कोई भी बात नहीं थी। मुस्लिम लीग की जब स्थापना की गई थी उस समय न तो सोचा गया था द्विराष्ट्र के सिद्धांत के बारे में, न तो सांप्रदायिक विभाजन के बारे में सोचा गया था, और न ही पाकिस्तान की मांग के बारे में सोचा गया था। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब इन कोई बातों पर सोचा ही नहीं गया, ऐसा पहला कुछ भी विचार नहीं था मुस्लिम लीग की जब स्थापना की गई थी कि ये सारी चीज़ें आगे चल के मांगी जाएंगी। ये तो अचानक बाद में वो सारी चीज़ें बदल गई। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय, स्थापना जो 1906 में हुई थी उस समय न तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब न तो द्विराष्ट्र की बात सोची गई थी, न तो भारत के सांप्रदायिक विभाजन की बात सोची गई थी, न तो पाकिस्तान की मांग की ही बात सोची गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जानते रहिएगा भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई, और मुंबई देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 30 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो जानते रहिएगा भारतीय क्रांति की जननी जिन्हें कहा जाता है वो हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, और मैडम भीकाजी रुस्तम कामा देखिए आए हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए आए हैं यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी जिसे, या भारत की, देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पूछा जाएगा भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया है, या भारतीय क्रांतिकारी की माँ किसे कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ये हमारा राइट आंसर होगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 31, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जानते रहिएगा वह दर्रा जिससे लेह जाने का रास्ता है वो दर्रा है आपका जोजिला दर्रा, और जोजिला देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह दर्रा जिससे होकर लेह जाने का रास्ता है वो दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जानते रहिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। मुंबई देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1909 में मैडम भीका जी कामा ने जो है उन्होंने पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इसका मतलब जो 1919 में मैडम भीकाजी कामा जो हैं, जिसे अभी हमने देखा था कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी इन्हें कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि ये एक पत्रिका प्रकाशित किया करती थी पेरिस से। तो कह रहे हैं कि जो पेरिस से ये पत्रिका प्रकाशित करती थी उस पत्रिका का नाम क्या था? तो जानते रहिएगा 1909 में मैडम भीकाजी कामा जो पेरिस से जो पत्रिका संपादित करती थी उस पत्रिका का नाम था पैट्रियाट, और पैट्रियाट देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जानते हैं बुर्जिल और जोजिला जो दर्रा है ये है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेलाडीह से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क
किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो जानते रहिएगा लोहा जो आया है, जो बेला डीह से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है, ये जिस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है वो बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेलाडीह से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 35 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इसका मतलब कि हमें ये बताना है कि सबसे पहले तो वो क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उन्होंने अपने आप को एक योगी के रूप में परिवर्तित कर लिया, एक दार्शनिक के रूप में वो जाने जाने लगे। तो वो कौन थे? तो जानते रहिएगा वो थे अरविंद घोष। और अरविंद घोष दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में है, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इन सभी में जो भी ऑप्शन आए हैं इन सभी में डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये पहले एक क्रांतिकारी थे अरविंद घोष जी, लेकिन बाद में ये एक योगी और एक दार्शनिक के रूप में इन्होंने अपने व्यक्तित्व को ढाल लिया था। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जानते रहिएगा ये जो आया है, जो दर्रे जो दिया गए हैं यहाँ पे जो बताया गया है, जानते रहिएगा ये सभी दर्रे जो दिए गए हैं इनमें से कह रहा है कौन सा दर्रा नहीं है? तो जानते रहिएगा जो दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है वो है जोजिला दर्रा। और जो देखिए जेलेप्ला जो आया है, जेलेप्ला जो दर्रा है, जेलेप्ला जो कि ऑप्शन नंबर देखिए है डी में आया है, ये जानते रहिएगा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और बाकी जो है बाराला, पाचाला और शिपकीला ये सभी जो हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 37 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो कह रहा है कि कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण की सुविधा किस बंदरगाह पर कराई जा रही है? तो जानते रहिएगा वो जो है बंदरगाह वो है पारादीप। और पारादीप दिखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कोयले की लदान हेतु यंत्रीकरण की सुविधा जहाँ पे जो मुहैया कराई जा रही है वो बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो जानते रहिएगा बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। और 15 अक्टूबर 1905 देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है 15 अक्टूबर 1905, इसलिए हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो किया गया था 15 अक्टूबर 1905 को। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो जानते रहिएगा ये नहीं पूछ रहा है किसमें है, कह रहा है किसमें नहीं है। तो जानते रहिएगा जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखिए है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जल प्रवाह का निर्माण करती है? तो कह रहा है क्वेश्चन कि वो कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो जानते रहिएगा वो नदी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वो नर्मदा नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है। तो कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण भेड़ाघाट के समीप कौन करती है? नर्मदा नदी। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो जानते रहिएगा यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है उपसभापति को। और उपसभापति देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को दे सकता है। फिर देखिए आ जाएंगे 42 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था
हुआ था, कह रहे हैं इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। इसका मतलब कि पहले तो उसका विभाजन हो गया था, लेकिन इस विभाजन को जन समर्थन न मिलने की वजह से इसको फिर से एकीकृत कर दिया गया था। उसका विभाजन जो था, वो विभाजन की जो नीति थी वो खंडन उसकी कर दी गई थी और फिर से संयुक्त रूप से फिर से एक तरह मान लिया गया था। तो कह रहे हैं कि जो पुनः एकीकृत किया गया था वो कब किया गया था? तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में किया गया था, लेकिन फिर से उसको पहले जैसे फिर से कब कर दिया गया? तो जानते रहिएगा, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में और उसके विरोध के फलस्वरूप जो उसका एकीकृत हुआ था वो हुआ था 1911 में। और 1911 दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तुम्हारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंगाल का जो पुनः एकीकृत हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, उसका फिर से एकीकृत जो हुआ था 1911 में हुआ था। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो कौन जानती जाती हैं? तो जानते रहिएगा, भारत की लवण नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है वो नदी है लूनी नदी। और लूनी दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की लवण नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है उसका नाम क्या है? लूनी नदी। फिर देखिए आ जाएंगे 44 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक शेम नाम की एक पुस्तक है, इसकी कह रहे हैं कि इसके लेखक इनमें से कौन है? तो जानते रहिएगा, पुस्तक जो शेम लिखी गई है, शेम नामक जो पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं या जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी लिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पुस्तक शेम जो है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर देखिए आ जाते हैं 45 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जानते रहिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो थे अरविंद घोष। और अरविंद घोष देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तुम्हारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो कौन थे? अरविंद घोष। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 46 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी के स्रोत है। तो कह रहे हैं इंदौर के समीप में जो जाना पाव पहाड़ी जो स्रोत है वो किस नदी का स्रोत है? तो जानते रहिएगा, इंदौर के समीप जाना पाड़ पहाड़ी जो स्रोत है ये स्रोत है चंबल नदी का। और चंबल नदी देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जाना पाव पहाड़ी जो स्रोत है ये चंबल नदी का स्रोत है और ये कहाँ पे है? इंदौर के समीप है। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया थी? इस बात को किसने कहा था? तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन है ये न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो जानते रहिए ये जो स्टेटमेंट है या ये जो बात बोली गई थी ये बोली गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। और लाला लाजपत राय देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्या कह रहा है 48 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो जानते रहिएगा, जिस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है वो नदी है महानदी। और महानदी देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महानदी को उड़ीसा का शोक नदी या शोक कहा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में 49 नंबर देखिए आ रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? तो जानते रहिएगा, फ्लाइट इनटू फियर नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है किरण बेदी जी। और किरण बेदी देखिए हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, तो हम यहाँ बी नंबर को क्लिक कर देंगे। याद रखना है कि किरण बेदी जी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? फ्लाइट इनटू फियर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? फिर से अगेन रिपीट कर दे रहे हैं कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है वो होता है 1/3। और 1/3 आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है।
तो मे भी यहाँ पे देखिए आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो वीडियो को 1 से 2 बार और वॉच करें, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर सारी चीज़ें फिर भी क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करें। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।